एक सेकेंड, हेलो, हो गया? हाँ हाँ ठीक है भाई। चलो भाई, सभी को सबसे पहले तो जय श्री श्याम भाई। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी क्लास में क्या होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि अपना टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था 1857 की क्रांति। हम राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे थे और साथ ही साथ हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इससे पहले हमने छावनियों के क्रांति के बारे में पढ़ लिया और एक हमने पढ़ लिया किसके बारे में भैया, क्षेत्रों की क्रांति के बारे में। लेकिन अब जो मेरा लास्ट जो टॉपिक था या इस क्रांति के अंदर हम लास्ट पड़ाव पर हैं, तो उसमें हम बात कर रहे थे तात्या टोपे के बारे में। तो आज हम तात्या टोपे के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि इस क्रांति के बाद हमारे सामने क्या परिणाम देखने को हमें प्राप्त हुए। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति, ठीक है ना। चलिए, तो 1857 की क्रांति में आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में भैया, तात्या टोपे के बारे में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब एक और बड़ी बात आपको थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि तात्या टोपे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं वैसे बेसिकली रूप से राजस्थान से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अहमदनगर, और अहमदनगर के अंदर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है येवला। क्या नाम है भैया? येवला। इस येवला गांव में इनका जन्म हुआ था। सच्चाई तो ये है कि देखिए, ये एक बड़े क्रांतिकारी थे, सेनापति के रूप में भी रहे हैं, क्योंकि हमारे 1857 की क्रांति के अंदर कानपुर से एक शासक थे जिनको क्रांति का भार कानपुर की तरफ से सौंपा गया था कि भी कानपुर में क्रांति वही करेंगे, जिनका नाम था नाना साहब। ये पेशवा बाजीराव जो थे ना, ठीक है ना, इनके दत्तक पुत्र हुआ करते थे। कौन? नाना साहब। याद है मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंग्रेजी सरकार जो है, ठीक है ना, वो क्या है, पेशवा को क्या देने लग गई थी? पेंशन देना शुरू करने लग गई थी। क्या देना शुरू करने लग गई थी? पेंशन। और जिस पेशवा को उन्होंने पेंशन दी थी उसी का नाम क्या था? पेशवा बाजीराव। क्या नाम था? पेशवा बाजीराव। यहां थोड़ा बता देता हूं आपको, फिर आगे चलेंगे। और ये पेशवा बाजीराव जो है ना, इन पेशवा बाजीराव के स्वयं के कोई क्या नहीं था? पुत्र नहीं था। तो इन पेशवा बाजीराव ने क्या किया, एक पुत्र गोद लिया, ठीक है ना। उस पुत्र को हम क्या बोलेंगे? दत्तक पुत्र। और वो दत्तक पुत्र जो था ना, उसी दत्तक पुत्र का नाम क्या था भैया, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, नाना साहेब। क्या नाम था? नाना साहेब या नाना साहब, एक ही बात है, ठीक है ना, नाना साहेब या नाना साहब। याद रखना, 1857 की क्रांति में नाना साहब को ही धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। धोंदू पंत, ध्यान रखिएगा, धोंदू पंत भी इन्हीं को बोला जाता है। अब ये जो नाना साहब थे ना, इन नाना साहब की पेंशन क्या कर दी गई थी? बंद। कारण क्या था? क्योंकि पेंशन किसको मिल रही थी? पेशवा बाजीराव को। और इनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने कहा कि भैया हम जो पेशवा है ना, हम जो पेंशन है ना, वो पेंशन बाजीराव नामक व्यक्ति को दे रहे थे, न कि कौन से पद को दे रहे थे? पेशवा के पद को। अब बाजीराव मर गया तो पेंशन भी समझो मर गई। अब हमारे भले चाहे आप पेशवा के पद पर आकर बैठे हो, नाना साहब को बोले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको पेंशन देना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। बस इस बात को लेकर नाना साहब ने क्या की थी? क्रांति की थी। और नो डाउट अंग्रेजों ने इनके विरुद्ध अनेक कार्य भी किए थे, जिसके कारण ये क्रांति में क्या हुए थे? कूदे थे। अब इस नाना साहब को क्या किया, इस क्रांति के अंदर कौन से क्षेत्र का भार दिया गया? कानपुर से, कि भी आप जो है वो क्रांति कहां से करोगे? कानपुर से करोगे। और इन्हीं का एक सेनापति था, ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था क्या भाई? तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे जो है वो इन्हीं के सेनापति थे। और इस तात्या टोपे को फिर बाद में क्या किया, नाना साहब ने भार दिया कि भी आप क्रांति जो है वो कहां से करोगे? ग्वालियर से। कहां से करोगे? ग्वालियर से। इसका मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि भी ग्वालियर का क्रांतिकारी नेता कौन था, तो क्या बोलोगे? नाना साहब नहीं, कौन? तात्या टोपे। और अगर कहूं कानपुर का विद्रोही नेता कौन था, तो क्या बोलोगे? एक वही होगा, मुझे मालूम, तभी मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दिखाई तो दे रहा है ना, ये फोंट मतलब छोटा तो नहीं है ना, पतला तो नहीं है ना ज्यादा, ये है? हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। रंग दूसरा ले लेते हैं अपने, ये लो, ठीक है, ब्लैक रंग ले लेते हैं, आराम से दिखाई देगा, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, एक चीज तो ये आ गई। दूसरी बात, अब अपने तात्या टोपे के बारे में जानकारी लेते हैं कि तात्या टोपे क्या थे। तो देखो, सबसे पहली बात करूं मैं तात्या टोपे के, तो तात्या टोपे की जो पिता थे, ठीक है ना, इनका नाम था रामचंद्र। क्या नाम था इनका? रामचंद्र। ध्यान रखिएगा, ये जो फोटो है ये तात्या टोपे की है।
और इनके पिता का नाम जो था क्या था, रामचंद्र था, ठीक है ना। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र था, इनके पिता का नाम पांडुरंग था, ध्यान रखिएगा। इनका खुद का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। पूरा नाम जो है इनका क्या पड़ता है भैया, रामचंद्र पांडुरंग। अब पांडुरंग जो है वो इनके क्या नाम हुआ, पिता का, और इनका स्वयं का नाम क्या हुआ, रामचंद्र। तो इसलिए इनका पूरा नाम बना रामचंद्र पांडुरंग। मतलब तात्या टोपे का वास्तविक नाम जो है वो रामचंद्र क्या था, पांडुरंग था। इनकी माता जो थी ना, ठीक है ना, इनकी माता का नाम था रुक्मा देवी। पिता का नाम क्या हुआ भैया, पांडुरंग, माता का नाम क्या हुआ, रुक्मा देवी। तो देखो इनके पिता का नाम क्या है, पांडुरंग, और इनकी माता का नाम क्या है, रुक्मा देवी, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करें इनके जन्म के बारे में, तो मैंने अभी बताया इनका जन्म कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, येवला, ठीक है ना। कौन सा क्षेत्र है, येवला। ये येवला जो है वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, अहमदनगर। तो अहमदनगर के अंदर एक छोटा सा गांव है, ठीक है ना, यहाँ इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और मैंने जैसा कि बताया ये सेनापति किसके थे, नाना साहब के। सेनापति किसके थे, नाना साहब के। नाना साहब ने इनको कहाँ का विद्रोही नेता घोषित किया था भैया, ध्यान रखना, इनको कहाँ का विद्रोही नेता घोषित किया था भाई, ग्वालियर का, ध्यान रखिएगा। कहाँ का विद्रोही नेता घोषित किया था, ग्वालियर का, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने यहाँ लिख सकते हैं कि तात्या टोपे जो थे वो ग्वालियर के क्या थे भाई, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, ठीक है ना, ग्वालियर के विद्रोही नेता थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखिए, तात्या टोपे जैसा कि आप समझ गए कि इनका संबंध जो है वो राजस्थान के अंदर किस क्षेत्र से है, सॉरी भारत में किस क्षेत्र से है, महाराष्ट्र से है, मतलब इनका संबंध राजस्थान से नहीं है। तो फिर जबकि क्रांति तो हम कहाँ की पढ़ रहे हैं, तो इनका राजस्थान से क्या लेना देना हुआ। तो आपको ये समझना होगा कि तात्या टोपे ने अनेक बार राजस्थान के राजाओं का और क्रांतिकारियों का क्या दिया है, साथ दिया है। राजाओं का मतलब सामंतों का, ध्यान रखिएगा बात है। तो यहाँ ये माना जाता है कि तात्या टोपे ने अपने जीवन के अंदर लगभग 2 बार राजस्थान क्या थे, आए थे, ध्यान रखना। कितनी बार आए थे भैया, 2 बार राजस्थान आए थे, ध्यान रखिएगा। कितनी बार आए, 2 बार। अब सवाल ये उठता है कि 2 बार राजस्थान आए तात्या टोपा यदि, तो उस दौरान कौन कौन सी जगह पर आए और कब कब आए। तो याद रखिएगा, पहली बार तात्या टोपे जो है ना वो भीलवाड़ा के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम क्या है, कुआड़ा। कुआड़ा नामक क्षेत्र के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर पहली बार 8 अगस्त को ये क्या हुए थे, एंटर किए थे। 8 अगस्त मतलब 1857 को, ये ध्यान रखिएगा बात ये, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि अगर कहीं डेट नहीं लगा रहा तो आप ये समझ के रखिएगा कि वो कब की बातें कर रहा है, 1857 की बातें ही कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1857 को पहली बार वो कुआड़ा नामक जगह के अंदर से उन्होंने प्रवेश किया था। और राजस्थान की कई रियासतों में फिर वो होते हुए उन्हें मजबूरन जो है वो बाद में फिर वापस कहाँ आना पड़ा, एमपी आना पड़ा। अपने चर्चा करेंगे इसके बाद मध्य कि कहाँ कहाँ गए वो, कैसे गए वो। लेकिन सेकंड बार जो है वो ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे जो है वो कहाँ से प्रवेश किया, उन्होंने बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा के अंदर उस समय बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह जी हुआ करते थे, उनको हराकर उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर प्रवेश किया था। और ये प्रवेश उन्होंने कब किया था, 11 दिसंबर सन 1800, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब राजस्थान कितनी बार आए भाई, वो 2 बार आए। तो ये 2 बार याद रखिएगा, ठीक है ना, राजस्थान 2 बार आए हैं। फिर राजस्थान 2 बार आए मतलब उसके बाद ये पकड़े गए और फिर उसके बाद इन्हें क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। लेकिन अब आगे पढ़ते हैं इनके बारे में कि ये किस तरह से इनके जीवन के अंदर जो है वो कार्य हुआ। देखो सबसे पहली बात, जैसा कि मैंने आपको बताया, तात्या टोपे राजस्थान के अंदर एंटर करते हैं और एंटर वो पहली बार कहां से करते हैं, कुआड़ा भीलवाड़ा से। तो देखिए कुआड़ा भीलवाड़ा के बाद वो कहां कहां जाते हैं इसके बारे में अपने क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में क्या करते हैं, चर्चा। तो मैं यहाँ ये लीजिए, ठीक है ना। देखिए ये कौन सा क्षेत्र है भैया, कुआड़ा। कुआड़ा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा कुआड़ा के अंदर ये कब आए हैं, 8 अगस्त को। अब कैसे आए हैं वो थोड़ा और बता देता हूं, ध्यान रखिए। देखिए राजस्थान के मैप को चेक कीजिए आप, मान लीजिए राजस्थान है, ठीक है ना, ये क्या है, राजस्थान। और इस राजस्थान के अंदर मैंने अभी बताया इधर वाली साइड क्या पड़ता है, हमारे एमपी पड़ता है। तो क्या हुआ कि तात्या टोपे जो है वो अपनी सेना लेकर इस तरह से अंदर की तरफ दाखिल हुए थे। तो यहां पर भीलवाड़ा का एक क्षेत्र पड़ता था जिसका नाम क्या था, कुआड़ा। और ये राजस्थान में उस समय किस तारीख को घुसे, 8 अगस्त को। इस तरह उनका यहां पर राजस्थान के अंदर प्रवेश हुआ, ध्यान रखिएगा बात ये। अब क्या हुआ, जब ये राजस्थान के अंदर इनका प्रवेश हुआ तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पर इनको कई लोगों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस समय अंग्रेजी सरकार लगातार इधर उधर क्रांतियों को क्या कर रही थी, दबा रही थी। तो फिर क्या हुआ, कुआड़ा राजस्थान के अंदर जब वो आए तो इनको उसी जगह पर, वहां पर क्या हुआ कि एक सेना जा रही थी, जो सेना किसकी थी भैया,
रॉबर्ट्स की। ये वही रॉबर्ट्स है साथियों जिसने कोटा के विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था, ध्यान रखना है। तो इस रॉबर्ट्स की सेना के साथ इनका मुकाबला जो है वो कब होता है भाई, 9 अगस्त को। कब होता है, 9 अगस्त, मतलब अगले दिन, ध्यान रखिएगा। 8 अगस्त को प्रवेश किया है, 9 अगस्त को इनका रॉबर्ट्स के सेना के साथ मुकाबला हो जाता है। और वहां पर ये क्या हो जाते हैं, कौन है, तात्या टोपे, वहां क्या हो जाते हैं, तात्या टोपे हार जाते हैं ये वाले, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब वहां हार जाते हैं, या ये मान लीजिए कि उनको पीछे हटना पड़ जाता है, या ये मान लीजिए कुछ भी हो, तो वहां से जब वो पीछे हटते हैं ना, तो यहां ध्यान रखना कि फिर उनको यहां से भागकर कोठारिया राजसमंद की तरफ जाना पड़ता है। इनको कहां जाना पड़ता है, राजसमंद, कोठारिया, याद रखिएगा कोठारिया क्षेत्र जो है वो कहां पड़ता है भैया, राजसमंद के अंदर, ठीक है ना। ये राजसमंद आ जाते हैं भाई कोठारिया में। और आपको पता होगा 1857 की क्रांति के अंदर ये क्षेत्र सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी कोठारिया के रावत का नाम था जोध सिंह, ध्यान रखना, क्या नाम था। तो ये जो है ये कुवाड़ा भीलवाड़ा से निकलते हैं और निकलकर राजसमंद के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहाँ आ जाते हैं, राजसमंद में आ जाते हैं। और राजसमंद के अंदर किस जगह पर आ गए भैया, कोठारिया में आ गए। कहाँ आ गए, कोठारिया में आ गए। अब कोठारिया का जो ठाकुर था उसका नाम क्या था भैया, जोध सिंह। साथियों ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात बताऊं, ये जोध सिंह जो है सन 1857 की क्रांति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। क्यों जानते हो, क्योंकि ये कोठारिया का एक तो रावत है, ठीक है ना, मतलब सामंत है, अपने आप के अंदर उस क्षेत्र का स्वामी है। दूसरी बात, इस आदमी का इसलिए भी इंपॉर्टेंट है राजस्थान के अंदर कि ये वही व्यक्ति है जिस व्यक्ति के द्वारा, याद रखना, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को भी क्या दी गई थी, शरण दी गई थी। शरण किस किस को दी है इसने, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को, नंबर 1। सारी बात बता देता हूं। नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो शरण किसको दे दी इसने, तात्या टोपे को भी दे दी इसने, भाई साहब एक ही। और नंबर 3 की बात करूं तो याद रखना, इसी ने ही किसको शरण दी थी, अपने यहां पर नाना साहेब को भी शरण दी थी, ध्यान रखिएगा। इसीलिए राजस्थान के सामंतों में सबसे ताकतवर और 1857 की क्रांति के अंदर जिस आदमी का सबसे बड़ा महत्व रहा है वो किस व्यक्ति का रहा है, ध्यान रखिएगा, ठाकुर रावत जोध सिंह का रहा है, जो इनके पास शरण लेने के लिए क्या थे, गए थे। क्लियर है। तो अब देखिए, अब ये कोठारिया आ जाते हैं। कोठारिया के अंदर क्या होता है, जोध सिंह इनको यहाँ शरण देता है, खाने पीने का सामान देता है और ये कहता है कि जी आप मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। तो उन्होंने कहा भी आपने शरण दे दी, ये बहुत बड़ी बात है, अब मैं यहाँ से कहाँ निकलूंगा, आगे निकलूंगा। तो वो क्या होते हैं कि वहां से कोठारिया से नाथ द्वारा की तरफ आ जाते हैं। और नाथ द्वारा भी कहाँ पड़ता है, राजसमंद में। नाथ द्वारा भी कहाँ पड़ता है भाई, नाथसमंद, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर, राजसमंद में। अब नाथ द्वारा के अंदर क्या होते हैं, श्रीनाथ जी के दर्शन करते हैं तात्या टोपे जी, ठीक है ना। और वहां से निकलकर फिर वहां से आगे किधर आ जाते हैं, झालावाड़। अब झालावाड़ जब आते हैं ना, तो झालावाड़ के राजा उस समय पृथ्वी सिंह जी होते हैं। कौन होते हैं भाई, पृथ्वी सिंह जी, शासक जो होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो कहते हैं कि यहाँ झालावाड़ घुसने से पहले उनके पास अपनी खुद की छोटी सेना थी। और जब वो इधर उधर इस तरह से घूमे तो उनके साथ कुछ क्षेत्रों के सामंतों ने भी कुछ सेना का क्या दे दिया था, साथ दे दिया था। तो एक बड़ी सेना बन गई थी। तो इन्होंने अब निश्चय किया कि अब अपने झालावाड़ घुसेंगे ना, तो झालावाड़ घुसेंगे नहीं बल्कि झालावाड़ को जीतने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे और वहां एक लड़ाई करेंगे और युद्ध करेंगे। और इस तरह यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसको रेलायता के युद्ध के नाम से क्या किया जाता है साथियों, जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रेलायता का युद्ध। तो आपको ये समझना होगा कि रेलायता का जो युद्ध है, ठीक है ना, रेलायता का जो युद्ध है ये किस किस के मध्य हुआ भाई, ये युद्ध हुआ तात्या टोपे के मध्य और झालावाड़ के शासक किसके मध्य, पृथ्वी सिंह के मध्य। तो ये देखिए किसके मध्य हुआ, ध्यान रखना, तात्या टोपे के मध्य और किसके मध्य हुआ, पृथ्वी सिंह के मध्य। और पृथ्वी सिंह कौन है भैया, झालावाड़ का शासक, ध्यान रखना, झालावाड़ शासक, ये ध्यान रखिएगा। और इस झालावाड़ शासक के साथ जब तात्या टोपे का युद्ध हुआ तो आपको ध्यान रखना है इस युद्ध में कौन जीत गया भाई, इस युद्ध के अंदर ध्यान रखना कौन जीता, तात्या टोपे जीता भाई। कौन जीता, तात्या टोपे। और पृथ्वी सिंह क्या हो गया, हार गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, पृथ्वी सिंह क्या हो गया, पराजित हो गया। और इस तरह झालावाड़ पर किसका अधिकार हो गया, तात्या टोपे का अधिकार हो गया। लेकिन यहां पर एक और सवाल आता है, आप मानोगे नहीं कि तात्या टोपे का खौफ क्या था, मैं वो समझाना चाहता हूं आपको थोड़ा सा। तात्या टोपे का खौफ इस कदर था कि जब मतलब ना यहां पर आक्रमण हुआ था पृथ्वी सिंह के ऊपर, तो पृथ्वी सिंह की सेना को पृथ्वी सिंह ने कहा कि भैया तुम्हें लड़ना होगा और तुम्हें लड़ते हुए तात्या टोपे को राजस्थान से क्या करना होगा, बाहर खदेड़ना होगा, ठीक है ना। तो कहते हैं कि उस झालावाड़ की प्रत्येक सेना के सैनिक ने तात्या टोपे से लड़ने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था।
केवल वहां पर एक पलटन ऐसी थी जिसका नाम था गोपाल पलटन, उसी ने ही तात्या टोपे से लड़ने का निश्चय किया, बाकी किसी पलटन ने लड़ने का निश्चय ही नहीं किया। सोच के देखो, इस कदर मतलब ना खौफ मान लीजिए, ये 1857 की क्रांति में वो इतना ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति था, ठीक है ना। तो यहां याद रखिएगा, इस युद्ध में कौन जीत जाता है भैया? तात्या टोपे जीत जाता है। अब तात्या टोपे इसमें युद्ध में जीत जाता है, तात्या टोपे जीत जाता है तो उसका झालावाड़ पर क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाता है। तो यहां क्या होता है कि झालावाड़ के बारे में पता लगता है अंग्रेजों को, ठीक है ना। और अंग्रेजों को जब पता लगता है तो अंग्रेजों की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक अधिकारी होता है, जिस अधिकारी का नाम होता है पार्क। क्या नाम होता है? पार्क। ब्रिगेडियर था वो पद पर। तो ब्रिगेडियर पार्क को भेजते हैं और ब्रिगेडियर पार्क को कहते हैं कि साहब आप जो है इस युद्ध को क्या करो, अपने इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लो और अधिकार में लेते हुए आप क्या करो, तात्या से युद्ध करो। तो ब्रिगेडियर पार्क एक अंग्रेजी सेना लेकर क्या करता है, झालावाड़ की तरफ आता है और झालावाड़ की तरफ आकर वो तात्या टोपे पर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। और इस तरह ब्रिगेडियर पार्क जो है वो तात्या टोपे से लड़ता है और लड़कर इस युद्ध को क्या कर लेता है, जीत लेता है। मतलब इस युद्ध में कौन जीता? ब्रिगेडियर पार्क। अब यहाँ तात्या टोपे हार जाता है और तात्या टोपे हार कर यहाँ से वापिस किधर की तरफ निकल जाता है? एमपी की तरफ निकल जाता है। ये पहली बार तात्या टोपे का क्रम था कि वो किस तरह राजस्थान आया और राजस्थान से आकर वो किस तरह वापिस कहाँ चला गया? एमपी चला गया। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए एक बार इसका पूरा रिवीजन करते हैं अपने वापिस और एक बार पीछे की तरफ वापिस आते हैं और अपने देखते हैं। देखिए ये है तात्या टोपे। जैसा कि मैंने बताया तात्या टोपे के पिता का क्या नाम था? पांडुरंग। क्या नाम था? तात्या टोपे की माता का क्या नाम था? रुक्मा देवी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र। और इसीलिए जब इन्होंने अपने पिता का नाम अपने साथ जोड़ा तो इनका पूरा नाम बना रामचंद्र पांडुरंग। अब सवाल ये भी आ रहा होगा कि भी इनका नाम तात्या टोपे क्यों पड़ा? तो इसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, अपने उसमें नहीं जाएंगे। केवल इतना याद रखिए कि ये बड़े बड़े पदों पर आते चले गए और इनके सर का जो ताज है, ठीक है ना, वो क्या होता गया? बदलता चला गया। क्योंकि उस समय टोपी पहना करते थे तो जो पगड़ी या जो पग थी, ठीक है ना, एक प्रकार से वो उनकी बदलती चली गई। पहले वो एक छोटे से सैनिक थे, फिर धीरे धीरे वो क्या एक बड़े पद पर आए, फिर उसके बाद वो सेनापति बने, फिर उसके बाद फिर वो, तो इस तरह से क्या था कि उनके पद जो है, उनका जो कद जो है वो बढ़ता चला गया, ठीक है ना, सर का। और उसके ऊपर अलग अलग क्या है पदवियां, अलग अलग जिम्मेदारियां आती चली गई। इसीलिए कई, ठीक है ना, उनके पद होने के कारण इनका नाम दिया गया टोपे, क्योंकि उनके क्या था, टोप पहना होता था, उस समय टोप बोलते थे। तो यहाँ तात्या, और तात्या क्या है, छोटे बच्चे को कहा जाता है महाराष्ट्र की भाषा में तात्या। और इनके भैया जो थे, जो मतलब है ना तात्या टोपे के या रामचंद्र के, वो इन्हें प्यार से तात्या बुलाया करते थे, तो इनका नाम पड़ा तात्या टोपे। ठीक है भाई। अब इसके बाद बात करें तो तात्या टोपे राजस्थान कितनी बार आए? 2 बार। पहली बार कब आए? कुआड़ा भीलवाड़ा के अंदर 8 अगस्त में। दूसरी बार कब आए? 11 दिसंबर। कब? ठीक है ना। कहां से आए? बांसवाड़ा से। पहली बार आपने समझ लिया है, पूरी डिटेल में वो देखते हैं क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखिएगा ये लोग कहां आए थे? कुआड़ा में। कुआड़ा से फिर उसके बाद जब कुआड़ा के अंदर इनका सामना किसकी सेना से हुआ? रॉबर्ट्स की सेना से। तो इनको कहां जाना पड़ा? कोठारिया। कोठारिया में किसके यहां शरण ले ली? जोत सिंह के। जोत सिंह के शरण लेने के बाद वहां से कहां पहुंचे? नाथद्वारा। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद वो वहां से कहां निकल गए? झालावाड़। और झालावाड़ पर आक्रमण कर दिया और झालावाड़ पर आक्रमण कर कर उन्होंने एक युद्ध जीता, जिस युद्ध को इतिहास में किसके नाम से जाना जाता है? रेलायता के युद्ध के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? रेलायता के नाम से। इस रेलायता के युद्ध के अंदर उन्होंने झालावाड़ के कौन से शासक को हराया? पृथ्वी सिंह को हराया। पृथ्वी सिंह को हराकर, ठीक है ना, इन्होंने झालावाड़ पर क्या कर लिया? अधिकार। लेकिन जब इस बात का पता, ठीक है ना, किसको चला? अंग्रेजी सेना को। तो अंग्रेजी सेना एक बड़ी सेना लेकर झालावाड़ को छुड़वाने के लिए आती है और झालावाड़ पर आक्रमण कर देती है। और इस अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो किसने किया? ब्रिगेडियर पार्क ने। किसने किया? ब्रिगेडियर पार्क ने। ध्यान रखना। और इसी युद्ध के अंदर तात्या हार जाते हैं और उसको मजबूरन फिर कहां जाना पड़ता है? एमपी जाना पड़ता है। तो ये उनका पहला क्रम था। ध्यान रखिएगा। राजस्थान के अंदर आए और किस तरह से घूमते घूमते रियासतों से वापस कहां निकल गए? एमपी की तरफ निकल गए। अब देखिए, एमपी के अंदर कुछ समय तक रहने के बाद फिर उन्हें यह लगने लगा कि शायद मुझे अब दोबारा क्या है, मतलब है ना, राजस्थान की तरफ आना चाहिए। कारण था क्योंकि उनको ये लगता था कि मैंने राजस्थान के लोगों की इतनी मदद की है तो कहीं ना कहीं राजस्थान के लोग भी मेरी क्या करेंगे? मदद करेंगे। क्योंकि देश के अंदर धीरे धीरे क्रांति उठ नहीं रही थी, बल्कि क्या हो रही थी? दब रही थी। इसीलिए दूसरी बार जो है फिर वो राजस्थान के अंदर प्रवेश करते हैं तात्या टोपे, ठीक है ना। ये देखिए ब्रिगेडियर पार्क के साथ जब उनका युद्ध होता है, ठीक है ना, तो दूसरी बार जब वो प्रवेश करते हैं तो दूसरी बार वो प्रवेश कहां से करते हैं भैया? बांसवाड़ा से। कहां से करते हैं? और मैंने कहा बांसवाड़ा के शासक कौन होते हैं?
महारावल लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा के शासक कौन होते हैं भाई? महारावल लक्ष्मण सिंह। बांसवाड़ा शासक, ये लीजिए, ठीक है ना, महारावल लक्ष्मण सिंह। अब उनका एक बार क्या क्रम देख लेते हैं कि किस तरह वो बांसवाड़ा आते हैं और बांसवाड़ा के बाद फिर वो कहां कहां जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले ये देखिए कि वो बांसवाड़ा में आ रहे हैं, तो बांसवाड़ा में शासक कौन है? लक्ष्मण सिंह है, ध्यान रखना। और वहां भी उनके साथ युद्ध होता है, ठीक है ना। लेकिन अभी अपने बात करेंगे इस युद्ध के बारे में और साथ में इनके क्रम के बारे में कि जब ये दूसरी बार आए तो याद रखिएगा उसकी तारीख क्या रही है भैया? 11 दिसंबर, ध्यान रखिएगा बात है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए सबसे पहले वो किधर दाखिल होते हैं? बांसवाड़ा में, ठीक है ना। और उस समय बांसवाड़ा के शासक जो होते हैं वो कौन होते हैं भैया? लक्ष्मण सिंह। कहते हैं बांसवाड़ा में लक्ष्मण सिंह के साथ उनका काफी क्या होता है? युद्ध होता है भयंकर। और उस युद्ध के अंदर याद रखिएगा लक्ष्मण सिंह जो है वो हार जाते हैं, और लक्ष्मण सिंह हार जाते हैं और उस पूरे बांसवाड़ा पर किसका अधिकार हो जाता है भाई? तात्या टोपे का। इसका मतलब इस युद्ध के अंदर कौन जीता भाई? तात्या टोपे। और तात्या टोपे जीत कर किस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेते हैं? बांसवाड़ा को। ये दूसरी बार थे, ये दूसरी बार एंटर हुए हैं, वो ध्यान रखना भाई यहां से। अब दूसरी बार जब तात्या टोपे बांसवाड़ा में एंटर होते हैं तो ये पता चल जाता है आसपास के क्षेत्रों के अंदर कि तात्या जो है वो क्या है, ठीक है ना, राजस्थान आ गए हैं और क्रांति अभी दोबारा क्या कर रहे हैं? प्रज्वलित करने का प्रयास कर रहे हैं, शुरू करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये मान लीजिए क्रांति को दोबारा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तात्या जो है वो यहाँ नहीं रुकते हैं, क्योंकि तात्या को मालूम था एक जगह रुकेंगे, अंग्रेजी सरकार आएगी, उन्हें क्या कर लेगी? गिरफ्तार। इसलिए तात्या इस क्षेत्र को छोड़ने की सोचते हैं। लेकिन उससे पहले अंग्रेजी सरकार इसी बांसवाड़ा को अपने अधिकार में लेने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी भेजती है जिसका नाम होता है क्या? ब्रिगेडियर पार्क। क्या होता है? पार्क। अब एक चीज देखिए, यहां पर भी ब्रिगेडियर पार्क है और इससे पहले भी कौन था भाई? ब्रिगेडियर पार्क। लेकिन कुछ लोगों को ध्यान रखना कि कई बार जब हम पीछे पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो जोध सिंह और उस समय क्या है, जब इनका रेलायता का युद्ध होता है तो ब्रिगेडियर पार्क वहां होते हैं। लेकिन यहां पर ब्रिगेडियर पार्क की जगह पर एक नाम और आता है जिसका नाम है लिनमाउथ। क्या नाम है? तो यहां याद रखिएगा, यहां ब्रिगेडियर पार्क लिखा हुआ है, लेकिन मैं जो कहूंगा वह याद रखिएगा, और उसका नाम था लिनमाउथ। गलती से लिख दिया होगा टाइप जो अपने पीपीटी बनवाते हैं उसमें। तो यहाँ ब्रिगेडियर पार्क की जगह पर याद रखिएगा अंग्रेजी सेना जो है वो किसके नेतृत्व में आई थी भैया? लिनमाउथ में। अगर मैं पीछे वाले युद्ध की बात करूं, कौन से वाले? रेलायता वाले युद्ध। तो रेलायता वाले युद्ध के बाद अंग्रेजी सेना ने किस ब्रिगेडियर को भेजा था? ब्रिगेडियर पार्क को भेजा था। लेकिन यहां पर याद रखिएगा कौन आता है? लिनमाउथ। अब लिनमाउथ क्या करता है? बांसवाड़ा को अपने अधिकार में लेने के लिए एक युद्ध लड़ता है और उस युद्ध के अंदर लिनमाउथ जीत जाता है और तात्या टोपे इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे तात्या हारा, नहीं, आप इस बात को यूं समझिए कि तात्या एक जगह पर रुकते ही नहीं है। अब जब रुकते ही नहीं है तो आपको ये समझना होगा कि तात्या किसी क्षेत्र को जीत लेते हैं, क्रांति कर देते हैं और वहां के क्रांतिकारियों को वो क्षेत्र सौंप कर आगे क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। तो वो काम अब क्रांतिकारियों का है कि उस क्षेत्र को वो क्या करके रखें? बनाए रखें, क्योंकि उनका काम है केवल जगह जगह क्रांतियां करना। इसीलिए वो राजस्थान के अंदर अलग अलग रियासतों के अंदर क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर नाम थोड़ा लिनमाउथ का याद रखना। अब साहब क्या होता है? तात्या टोपे जो है यहां हार जाते हैं तो यहां से निकल जाते हैं, और निकल जाते हैं तो उसके बाद उनका आगमन किधर की तरफ होता है? टोंक की तरफ। और याद कीजिए मैंने आपको टोंक का विद्रोह करवाया भी था, तो उसमें बताया भी था कि टोंक का एक विद्रोही सामंत होता है जिसका नाम होता है नासिर मोहम्मद खां, और वो तात्या को अपने यहाँ बुलाकर टोंक के अंदर क्या करता है? विद्रोह करता है। ये इसी समय की बात है, ध्यान रखिएगा। फिर वो टोंक के अंदर नासिर मोहम्मद खां के विद्रोह को सफलता का प्रदान करते हुए वहां से आगे निकलते हैं, और आगे निकलकर वो किधर वाली साइड में आ जाते हैं? दौसा की तरफ आ जाते हैं। और याद कीजिए हमने फिर पढ़ा था भरतपुर वाले विद्रोह की तरफ के अंदर की भी एक बार भरतपुर में तात्या गया था दौसा की तरफ, और उस दौरान भरतपुर के शासक ने तात्या को दबाने के लिए सेना भी भेजी थी, और ये उस दौरान दूसरी बार भी दौसा की तरफ निकलता है, क्योंकि पहली बार वो दौसा में सफल रहते हैं तो दूसरी बार भी दौसा की तरफ आ जाते हैं। इस तरह तात्या उन क्षेत्रों में लगातार घूमता रहता है जिन क्षेत्रों के अंदर तात्या जो है वो इससे पहले भी जा चुका था, या इस क्रांति को पहले भी क्या कर चुका था? जीत चुका था, या क्रांति कर चुका था। और अंततः इस तरह भागते भागते उसे काफी लंबा समय हो जाता है,
सन 1858 का समय आ जाता है, क्रांति पूरे देश में दब जाती है और 58 के बाद आगे समय बढ़ता बढ़ता 59 की तरफ आता है और तात्या को मजबूरन कहां जाकर शरण लेनी पड़ती है? सीकर में। तात्या का एक मित्र होता है सीकर के अंदर, जागीरदार होता है सीकर का, वो तो वहां जाता है और कहता है कि यार अब तो क्रांति पूरी देश के अंदर दब चुकी है, लेकिन अंग्रेजों को अभी भी शक था कि कहीं ना कहीं अगर तात्या नहीं पकड़ा गया तो ये क्रांति दोबारा क्या है, हो सकती है। इसलिए अंग्रेजी सरकार लगातार किसकी धरपकड़ में थी? तात्या की। हालांकि देश के अंदर कंप्लीट रूप से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, क्रांति दब चुकी थी, अंग्रेजी सरकार का शासन समाप्त हो चुका था और परिणामों की बात करें तो अंग्रेजी सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या कर दिया था? समाप्त। कंपनी क्या कर दी थी? समाप्त। और उसकी जगह पर ताज का शासन क्या कर दिया था? लगा दिया था। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को यह पता था कि तात्या का पकड़ा जाना जरूरी है, नहीं तो शायद क्रांति दोबारा क्या है, हो सकती है। इसीलिए लगातार उसको पकड़ने की बात चल रही थी। अब तात्या जब सीकर होते हैं तो यहां आपको साथियों एक चीज समझनी पड़ेगी जो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ठीक है ना, यहां आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जब वो सीकर पहुंचते हैं तब उसका समय देखिए क्या हो जाता है, 21 जनवरी 1859। अभी बताया ना 58 के बाद समय क्या आ गया, 59 का। और तब तक क्रांति कंप्लीट रूप से दब चुकी है। और आप ये जानते हो कि 2 नवंबर 1858 को कंपनी का शासन क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था, ठीक है ना, इलाहाबाद के अंदर घोषणा करते हुए। इसी रीजन से 21 जनवरी 1859 तक आते आते क्रांति तो पूर्ण रूप से दब चुकी थी और तात्या के दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे क्रांति दोबारा करनी है। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय अब कोई दूसरा क्रांति करने के लिए क्या नहीं है, तैयार है, नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों ने इस क्रांति को जिस हिसाब से दबाया था दूसरे लोग तात्या का साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। और फिर उसके बाद जब वो सीकर आ जाता है तो सीकर के अंदर तात्या का पीछा करते करते ध्यान रखना कौन आ जाता है? कर्नल होम्स। अब ये वही होम्स है जिसने किस क्रांति का दमन किया था? आहुआ की क्रांति का दमन किया था। एरिनपुरा वाले छावनी के सैनिकों को पराजित कर कर आहुआ पर पुनः क्या किया था? अधिकार। कर्नल होम्स एक बड़ी सेना लेकर सीकर की तरफ आता है। तात्या को इस बात के बारे में पता लग जाता है, जागीरदार को पता लग जाता है तो वहां पर तात्या का जो मित्र होता है सीकर का जागीरदार, वो ये कहता है तात्या को कि आप यहां से निकल जाइए, मैं यहां पर किसी प्रकार से रुककर इनका सामना करूंगा, लेकिन आप शायद कुशल निकल जाओगे तो शायद इस क्रांति की ज्वाला जो है या इस क्रांति का जो मतलब है ना एक दीपक जो है वो जला रहे और क्या पता भविष्य में दोबारा क्रांति हो जाए। और यहाँ पर तात्या जो है वो सीकर से निकल जाते हैं और एक प्लान ये बनाते हैं कि मैं सीकर से निकलूंगा तो निकल कर मैं किधर जाऊंगा? नरवर का जागीरदार हुआ करता था तात्या का मित्र, और नरवर पड़ता है कहां पर? एमपी में, ठीक है ना। नरवर कहां पड़ती है? एमपी में। और एमपी के नरवर का जागीरदार जिसका नाम था मान सिंह नरूका। ये मान सिंह नरूका जो है वो किसका मित्र था भैया? तात्या टोपे का, ठीक है ना। और ये कहते हैं कि इस मान सिंह नरूका के पास चला जाऊंगा। इधर कर्नल होम्स बड़ी सेना लेकर सीकर के जागीरदार के ऊपर आक्रमण कर देता है। सीकर का जागीरदार जो है वो हार जाता है और अपने आप के अंदर अंग्रेजी सरकार उसको गिरफ्तार कर लेती है और उसे फांसी पर चढ़ा देती है। और ये कर्नल होम्स जो है इस तरह उस क्षेत्र के अंदर क्रांति को दबा देता है, लेकिन किसको नहीं पकड़ पाता? क्योंकि तात्या किधर आ गए हैं? एमपी में आ गए हैं, नरवर के अंदर। ये 2 क्षेत्र थे जहां पर तात्या जो है इस तरह से 2 बार आया था। क्षेत्र नहीं है, 2 बार आया था कि पहली बार वो इस तरह घूमा और इस तरह आया और दूसरी बार इस तरह कहां तक आ गया? सीकर में आ गया। पहली बार वो कहां से घुसा था? कुआड़ा से, और घूमता 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 झालावाड़ से होते हुए वापस कहां चला गया? एमपी। अब यहां पर दूसरी बार वो कहां से घुसा था? बांसवाड़ा से। फिर घूमता 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 नवदीप किधर चला गया था? किधर गया था नवदीप? एमपी में। किधर चला गया था? एमपी में। तो ध्यान रखना 2 बार आया हुआ है और वो इस तरह एमपी के अंदर गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखना, यहां पर मान सिंह नरूका के पास आ गया। मान सिंह नरूका ने इसको नरवर के जंगलों के अंदर क्या दे दी? शरण दे दी। नरवर के जंगलों में अब कौन छिपे हुए हैं भैया? मान सिंह नरूका। अब मान सिंह तात्या टोपे। अब मान सिंह नरूका जो था ना वो क्या था? विश्वासघाती निकला भैया। क्या निकला? विश्वासघाती। यहां आप देखोगे कि मैंने लिखा है कि मान सिंह नरूका जो है वो एक क्या था? विश्वासघाती था। और अब जब वो जंगलों में शरण देकर बैठा था ना, किसको? तात्या टोपे को, तो उसी दौरान क्या हुआ? इसने अंग्रेजी सरकार को जाके सारी सूचना दे दी और ये कह दिया कि आपको तात्या टोपे को गिरफ्तार करना है। तो तात्या टोपे कहां छिपा बैठा है? नरवर के जंगलों में। और इस तरह तात्या टोपे को क्या कर लिया जाता है? 7 अप्रैल 1859 को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब तात्या टोपे अंग्रेजी सरकार के हत्थे चढ़ गए।
और 8 अप्रैल को उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उस मुकदमे के अंदर न्यायाधीश बाग जो है वो उन्हें क्या देते हैं, सजा सुनाते हैं। और कौन सी सजा सुनाते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं। किसकी सजा सुनाते हैं भैया, फांसी की। तो याद रखना न्यायाधीश बाग के द्वारा ही फांसी की सजा सुनाई गई थी। किसको, तात्या टोपे को। और कब सुनाई गई थी, 8 अप्रैल को, याद रखिएगा। और ये वही डेट है 8 अप्रैल की जिस 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दी गई थी, फांसी। लेकिन वो 1857 था, ये 1859 है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, बस इतनी सी बात, ठीक है ना। अब तात्या टोपे को फांसी की सजा सुनाई है, फांसी दी नहीं है। ये याद रखिए कि तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, 18 अप्रैल को। कब दी गई, 18 अप्रैल को। और 18 अप्रैल को तात्या टोपे को फांसी कहां दी गई, एमपी के शिवपुरी या शिवपुरी नामक गांव में या शिवपुरी नामक क्षेत्र में। एमपी के शिवपुरी क्षेत्र में, ध्यान रखना, एमपी के शिवपुरी क्षेत्र के अंदर तात्या को 18 अप्रैल 1859 को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। और इस तरह तात्या का अध्याय समाप्त हो जाता है। तात्या, याद रखिएगा एक चीज कि अगर मैं ये कहूं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो किसकी फांसी से हुई, तो आप बोलोगे किसकी, मंगल पांडे की फांसी से। और मैं कहूं कि 1857 की क्रांति का अंत किसकी फांसी से हुआ, तो आप बोलोगे तात्या टोपे से। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपको कि राजस्थान के अंदर इस आदमी की छतरी कहां बनी हुई है, तो याद रखना इस व्यक्ति की छतरी, इस महान इंसान की छतरी जो है वो कहां बनी हुई है, सीकर के अंदर बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, सीकर के अंदर तात्या टोपे की छतरी बनी हुई है। और तात्या टोपे राजस्थान की प्रत्येक रियासत में घूमा था जब वो इस तरह क्रांतियां कर रहा था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजस्थान के अंदर केवल एक रियासत ऐसी थी जिसके अंदर तात्या टोपे नहीं गया था, और वो कौन सी थी, जैसलमेर। याद रखिएगा, राजस्थान के अंदर तात्या टोपे लगभग सभी रियासतों के अंदर गया था, लेकिन किस रियासत में नहीं जाके आ पाया था, जैसलमेर के अंदर नहीं जाकर आ पाया था। याद रखिएगा, ठीक है। तो एक चीज यहां पर भी ये सवाल बन जाता है। अब तात्या टोपे के बारे में एक छोटा सा फैक्ट और बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार बड़ी परीक्षाओं में ये पूछा गया था। वो क्या था, तात्या टोपे को जब फांसी दे दी गई तो क्या था कि कुछ अंग्रेज अधिकारियों में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था जिसका नाम था कैप्टन शावर्स। याद है ना, कहां का पॉलिटिकल एजेंट था, मेवाड़ का, उदयपुर का। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट जो कैप्टन शावर्स था, कैप्टन शावर्स ने जब तात्या टोपे को फांसी दी, ठीक है ना, फांसी की सजा सुनाई। सजा किसने सुनाई थी, न्यायाधीश बाग ने। ध्यान रखिएगा, तब ऐसे समय में शावर्स ने इस फांसी पर सवालिया निशान उठाया था। और शावर्स ने अपनी डायरी के अंदर ये लिखा था कि तात्या को फांसी देना किस हद तक सही है, ठीक है ना, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है, मतलब आगे आने वाले जो लोग हैं, वो हमसे इस सवाल करेंगे कि आपने तात्या टोपे को फांसी क्यों दी। क्योंकि आप एक चीज देखिए कि तात्या टोपे को अंग्रेजी सरकार ने फांसी क्यों दी थी। तात्या टोपे को फांसी अंग्रेजी सरकार ने इसलिए दी क्योंकि उसने क्या किया था, ठीक है ना, उसने विद्रोह किया था, अर्थात उसने राजद्रोह किया था। क्या किया था, उसने राजद्रोह किया था। ध्यान रखिएगा, और राजद्रोह किया था तो सवाल ये उठता है कि क्या अपने देश को बचाने के लिए, क्या अपने देश को आजाद करने के लिए अगर कोई व्यक्ति लड़ाई लड़ता है तो क्या वो राजद्रोह है? वो राजद्रोह नहीं है, वो तो क्या है, देशभक्ति है, ठीक है ना। इसीलिए शावर्स जो था वो इस बात को मानता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार ने ये सही नहीं किया है। इसीलिए उसने ये कहा था कि तात्या टोपे की सजा जो है, उस सजा की स्वीकृति किसने दी, ये बात जो है वो सबसे ज्यादा क्या रहेगी आगे आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है ना, एक प्रश्न चिन्ह बनी रहेगी। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, आगे आने वाले समय के लिए। इसलिए कैप्टन शावर्स की जो ये बात है, ये बड़े आराम से और ध्यान से इस चीज को नोट कर लेना, क्योंकि ये कई बार कोटेशन के रूप में क्या कर ली जाती है, पूछ ली जाती है। दूसरा देखिए, तात्या टोपे ने कोई गुनाह नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने उसको जिस बेस पर फांसी दी थी ना, उस बेस का मतलब ये था कि उस पर ये इल्जाम लगाया था कि इसने क्या किया है, राजद्रोह किया है। जबकि ये बंदा कैप्टन शावर्स का कहना सही था कि राजद्रोह तो वो होता है कि अगर कोई अंग्रेजी सरकार का, इंग्लैंड का आदमी भारत के अंदर इंग्लैंड के विरुद्ध क्रांति करता तो वो क्या होता, राजद्रोह। लेकिन भारत का आदमी भारत के अंदर भारत के लिए अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है तो वो राजद्रोह नहीं हो सकता। आप उसे फांसी पर टांग दो किसी और कारण से कि भी उसने अंग्रेजों को मारा या किसी और चीज को मारा या कोई और चीज के लिए आप कह दो, लेकिन ये कहकर फांसी नहीं दे सकते कि उसने क्या किया है, राजद्रोह किया है। क्योंकि राजद्रोह नहीं किया था तो उसने अपने देश के लिए लड़ाई
लड़ी थी, इसलिए कैप्टन शावर्स ने ये शब्द जो है वो क्या थे, लिख दिए थे या कह दिए थे। तो याद रखिएगा तात्या टोपे का अध्याय अपने पास ही रहता है। अब बात आती है अपने पास कि इस 1857 की क्रांति के अंदर कुछ ऐसे भी राजा रहे हैं जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि जिन्होंने अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था। तो उनको कुछ अवार्ड भी मिले थे, कुछ रिवार्ड भी मिले थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो हमने नहीं पढ़े हैं वो बता देता हूं। तो उनमें एक राजा आता है, जैसा हमने पढ़ा नहीं, जिसमें एक राजा आता है जयपुर का शासक, जिसका नाम क्या था, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय को। तो जयपुर के जो शासक थे उनका नाम था स्वाई राम सिंह द्वितीय। क्या नाम था भाई, स्वाई राम सिंह द्वितीय। स्वाई राम सिंह द्वितीय का नाम इतिहास में इसलिए भी माना जाता है और अंग्रेजी सरकार के दृष्टिकोण से यह नाम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि स्वाई राम सिंह द्वितीय ने ही क्रांति को दबाने में तन मन धन से किसका सहयोग दिया था, अंग्रेजों को। तो क्रांति को दबाने में तन मन धन से सेवा की, ध्यान रखना है। अब अपने को पता है यहां पर मैंने दबाना लिख लिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसकी की, ठीक है ना। तो तन मन धन से क्या की भैया, सेवा की। नंबर 1 पॉइंट तो ये तन मन धन से सेवा की। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब अंग्रेजी सरकार की इतनी सेवा की इन्होंने, तो जब ये क्रांति दब गई तो दबने के बाद अंग्रेजी सरकार ने, याद रखिएगा, इन्हें क्रांति दबने के बाद इन्हें कोटपुतली परगना इनाम में दिया था। क्रांति को दबाने के बाद अंग्रेजी सरकार ने कोटपुतली परगना ध्यान रखना वह, ठीक है, सितारे हिंद की क्या दी थी, उपाधि दी थी। सितारे हिंद की उपाधि दी, ध्यान रखिएगा, सितारे हिंद की उपाधि दी। एक चीज तो ये किसको दी है भैया, जयपुर के शासक को, स्वाई राम सिंह द्वितीय को। इसी की लाइन के अंदर अगर मैं कोई दूसरा शासक लेना चाहूं तो एक शासक आ सकता है बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह के द्वारा। बीकानेर शासक सरदार सिंह, ठीक है ना, बीकानेर शासक सरदार सिंह, ध्यान रखिएगा। शार्दुल सिंह एकीकरण के दौरान थे, ठीक है ना। क्रांति के दौरान बीकानेर के शासक कौन थे भाई, सरदार सिंह थे। अब इसको समझ लीजिए, बीकानेर के शासक जो सरदार सिंह जी थे, इन्होंने क्या किया, राजस्थान के 1857 की क्रांति के एकमात्र शासक ऐसे हैं ये जो कि क्रांति दबाने के लिए राजस्थान से कहां चले गए थे, बाहर चले गए थे, बाडलू नामक क्षेत्र के अंदर, ध्यान रखना। तो इनका फैक्ट एक ही आता है, क्या एकमात्र शासक जो क्रांति दबाने राजस्थान से बाहर गए, एकमात्र शासक जो क्रांति दबाने राजस्थान से बाहर गए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कहां गए वो ब्रैकेट में लिख देता हूं, बाडलू नामक क्षेत्र में, बाडलू क्षेत्र में, ये लीजिए, ठीक है भाई। एक तो फैक्ट ये हो गया इनका। दूसरी बात करें तो इस व्यक्ति ने जब इतना सहयोग दिया तो जब क्रांति दब गई तो दबने के बाद अंग्रेजी सरकार ने इन्हें भी इनाम दिया, ठीक है ना। और यहां लिख सकते हैं कि इनाम में, अब आप समझदार हो, इनाम कब मिलेगा, जब क्रांति दब जाएगी। तो इनाम में टिब्बी, ठीक है ना, परगने के 41 गांव क्या किए, भेंट स्वरूप दिए, ध्यान रखना, ठीक है ना। इनाम में टिब्बी परगने के 41 गांव दिए भाई, ये ध्यान रखिएगा। ये टिब्बी परगना कहां आता है आपको पता है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके 41 आसपास के जो गांव थे वो बीकानेर रियासत के अंदर क्या कर दिए गए थे, शामिल है कर दिए गए थे। तो ये भी याद रखिएगा, बीकानेर के शासक सरदार सिंह का एक फैक्ट ये भी आता है। तो दूसरी बातें, हम जो इन्होंने सहयोग दिया उन लोगों के नाम हम क्रांति में पढ़ चुके हैं, जैसे कि मेवाड़ का शासक कौन, स्वरूप सिंह। जैसे कि बात करें तो करौली का शासक कौन, मदन पाल, जिसको जीसीआई की क्या दी गई थी, उपाधि, और 17 तोपों की सलामी की संख्या कर दी गई थी। 13 से कितनी कर दी थी, 17। तो ये सभी लोग जो हैं वो क्रांति के अंदर किसकी तरफ से लड़े हैं, अंग्रेजों की तरफ से लड़े हैं। अब बात आती है कि इस क्रांति के परिणामों की चर्चा करें हम, और साथ, अच्छा एक और पॉइंट रह गया, तात्या टोपे का स्मारक। भैया स्मारक स्मुरक तो मैंने आपको बता ही दिया, कहीं भी बना दो भाई तात्या टोपे का स्मारक। छतरी की बात आए तो कहाँ है भाई, तो स्मारक की कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तात्या टोपे का ये स्मारक है, ठीक है ना। जो देखो तात्या टोपे की तस्वीर है, तो स्मारक जो है वो लगभग क्या होता है, जहां व्यक्ति जिस क्षेत्र से होता है ना, उस क्षेत्र के अंदर क्या कर दिया जाता है,
बना दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है आगे, देखो चलो पॉइंट में लेते हैं अपने बात, ठीक है ना, यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। अब बात आती है कि भाई और इस क्रांति के परिणाम क्या रहे हैं, तो मैं कुछ परिणाम बता देता हूं आपको क्रांति के, ठीक है ना, ताकि आपको ये दो परिणाम आपको दिमाग में रहे। तो क्रांति के कुछ परिणाम बता रहा हूं भाई, ध्यान रखना, और ये दो परिणाम ही आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो क्रांति के परिणाम क्या थे? सबसे पहला परिणाम क्रांति का रहा भैया, नंबर 1 क्या, कि हमारे देश के अंदर कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। कंपनी का शासन समाप्त, ठीक है ना। अब सोचने वाली बात है, कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो किसका शासन शुरू हो जाएगा, क्राउन का। क्राउन मतलब किसका, ताज का, ठीक है ना, का शासन शुरू, का शासन शुरू। एक पॉइंट तो ये है ध्यान रखना कि कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी और क्राउन का शासन हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई है तो आपको यह भी समझना होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य पद क्या था भैया, गवर्नर जनरल का। जो गवर्नर जनरल का पद अगर कंपनी का है तो आप एक बात बताओ, जब कंपनी खत्म तो ये पद भी खत्म होगा कि नहीं होगा। इसीलिए गवर्नर जनरल की पद के ऊपर क्राउन ने एक नया पद जारी किया, जिस पद का नाम क्या था, वायसराय। तो इसका मतलब कंपनी का पद गवर्नर जनरल वाला जो है, वही पद जो है वो अपने आप में बदल कर किसके अंदर हो गया है, वायसराय के अंदर बदल गया है। इसीलिए हम कभी वायसराय बोल देते हैं, कभी गवर्नर जनरल बोल देते हैं, क्योंकि बात एक ही है, वही पद उसके अंदर क्या हुआ है, तब्दील हुआ है। लेकिन अगर शब्दों को बड़े ध्यान से देखें तो याद रखिएगा 1857 के बाद कभी गवर्नर जनरल नहीं बोला जाएगा। कब तक, जब तक कि देश आजाद नहीं हो जाता, क्योंकि 1947 के बाद इस पद को दोबारा शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा बात, ठीक है ना। और हमारे देश के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए 1947 तक और 1857 के बाद सिर्फ और सिर्फ किस पद का इस्तेमाल होता है, वायसराय का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा बात। एक चीज तो दूसरी बात, अगर मैं यहां पर बात करूं कि परिणामों के अंदर, तो परिणामों में एक परिणाम और याद रखिएगा, या ये चीज याद रख लीजिए कि जब क्रांति खत्म हुई तो उस समय क्रांति के दौरान और क्रांति के दौरान के बाद गवर्नर जनरल जो अंतिम, वो व्यक्ति कौन था, कैनिंग। कौन था भैया, याद आ रहा, मैंने कहा था क्रांति के समय गवर्नर जनरल के पद पर कौन था, कैनिंग। और क्रांति खत्म हुई है तब भी गवर्नर जनरल के पद पर कौन है, कैनिंग। लेकिन अब गवर्नर जनरल का पद खत्म हो गया तो कैनिंग थोड़ी खत्म हो जाएगा। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने यह देखा कि कैनिंग का 1857 की क्रांति में कोई रोल नहीं है, उसने तो दबाने में हमारा सहयोग दिया है। इससे पहले डलहौजी की नीतियों ने 1857 की क्रांति को हवा दी थी। इसीलिए इसी व्यक्ति को आगे जाकर कौन से पद पर रख दिया गया, वायसराय के पद पर। इसका मतलब यहां पर एक नया सवाल यह भी बन जाता है कि भारत का क्रांति के समय वह अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आप क्या बोलोगे, कैनिंग। लेकिन अगर ये कहें कि बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन है, तब भी उत्तर क्या है, कैनिंग। ठीक है ना, ध्यान रखना, तब भी क्या है, कैनिंग। तो इसका मतलब आप ये बात समझ गए अच्छी तरह कि ये जो दो परिणाम है यही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। बाकी तो आप सब जानते हो, परिणामों के तौर पर और कारणों के तौर पर उनकी संख्या जो है वो कभी भी कम नहीं होती, कभी भी कम नहीं होती। तो इसलिए आज हमारा ये 1857 की क्रांति जो है ये भी हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, समाप्त होता है। और अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।